नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं आपका गुरु लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कक्षा 11 जीव विज्ञान। टॉपिक का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन है अपने पास कि श्वसन क्या है और श्वसन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम क्यों पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, श्वसन क्यों करते हैं अपने, उसके लिए सब ये बोलते हैं कि जीवित रहने के लिए अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है अपने को? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने को ऊर्जा प्राप्ति के लिए। अब वो ऊर्जा प्राप्ति कैसे होती है वो आप पूरी क्रियाविधि तो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर से बता देता हूँ उसके बारे में। अपने ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतिम रूप क्या होता है? ग्लूकोज। पाचन की क्रियाविधि होने के पश्चात में लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज से अपने को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो उससे क्या बनती है? ऊर्जा। वो ऊर्जा अपने शरीर की अलग अलग क्रियाविधियों में क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। और उसके साथ में CO2 बाई प्रोडक्ट यानी कि साइड प्रोडक्ट या फिर में बोल सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो ये वाली जो प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्ति की, इसको क्या बोल रहे हैं? श्वसन अपने। और इधर जो O2 अपने अंदर ले रहे हैं और CO2 अपने वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो उसको क्या करें? बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया? गैसों का विनिमय। अब अपने श्वसन और श्वासन इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते कई बार। श्वसन तो बच्चों ये हो गया, और श्वासन क्या होता है? अपने से बोलते हैं ना, अपने सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपने श्वासन यानी कि ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने क्या बात करेंगे कि अपनी बॉडी में क्या होता है? कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। ये श्वसन का काम पूरा करने के लिए भी अपने अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र होता है। और कोई भी तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना होता है। तो अब अपने बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के अंदर काम में आने वाले अलग अलग अंगों की। तो सबसे पहले अपने बात करें अंग कैसे होंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा श्वसन की क्रियाविधि कैसे हो रही है। और श्वसन की क्रियाविधि डिपेंड करेगी किस पे? कि वो जीव कहाँ पे रह रहा है और उसका संगठन कैसा है, यानी कि शरीर की बनावट कैसी है। रह रहा है मतलब जल में रह रहा है, स्थल पे रह रहा है यानी कि भूमि पे रह रहा है, आकाश में उड़ रहा है। और संगठन यानी बनावट कैसी है उसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले नीचे क्वालिटी के जीवों की बात करेंगे। तो निम्न एकशरीर जीव जैसे कि स्पंज हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए, चपटे कर्मी हो गए, इनके अंदर कोई खास प्रणाली नहीं होती, सिर्फ सिंपल रूप होता है। कैसे? जैसे अपने ये बॉडी की सरफेस हो गई इसकी, इससे क्या होगी? ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। सिंपल, कोई खास नहीं होता। फिर थोड़ा सा केंचुए में बात करेंगे तो अपने उसमें थोड़ा सा बढ़िया होता है सिस्टम। कैसे? उसके अंदर जो त्वचा होती है इसको बोलते हैं अपने आर्द्र क्यूटिकल, वो क्या होती है? थोड़ी सी नम होती है। अब नम होती है कि कोई भी आप जानते हो, नम सतह क्या करती है? गैस को अपनी सतह पर अवशोषित करती है। तो ये इसकी सतह पर अवशोषित हो जाएगी और फिर ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी बॉडी के अंदर और CO2 बाहर निकल जाएगी। फिर अपने आगे बात करें कीटों की, तो कीटों के अंदर थोड़ा सा इससे और सही सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे नलिकाओं का जाल होता है जिनको बोलते हैं श्वसन नलिकाएं। यानी कि कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन नलिकाओं के द्वारा। ये नलिकाएं जो होती हैं डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में होती हैं? कोशिकाओं के संपर्क में होती है। तो कोशिकाओं के संपर्क में ये ऑक्सीजन इनका पहुँचती है और CO2 बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं जलीय निम्न जीवों की, यानी कि जलीय ऑर्थोपोडा तथा जलीय मोलस्का की बात करते हैं। तो इनके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम्स या फिर गिल्स के द्वारा होता है। अब तक यहाँ तक अपने जितनी भी बात करी है ना, यहाँ तक इसमें क्या है? सारे निम्न एकशेरुकी जीव हैं, लेकिन एक कशेरुकी जीव भी ऐसा है। कौन सा? मछलियाँ, जिनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम्स के द्वारा होता है। अब अपने प्रमुख बात करते हैं लास्ट में किसकी? स्थलचर प्राणियों की और मनुष्य की, यानी कि धरती पर रहते हैं और उच्च क्वालिटी के जीव होते हैं। तो उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। अब इनमें कौन कौन आ गए? सरीसृप आ गया, यानी कि रेंग का चलने वाले, पक्षी हवा में उड़ने वाले हो गए, उभयचर, मनुष्य तो है ही है, उभयचर कौन हो गए? जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब ये मेंढक जो है इसमें ये फेफड़ों से तो करता ही करता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल क्वालिटी और होती है, ये केंचुए की तरह अपनी आदर त्वचा का इस्तेमाल भी करता है। किसके लिए? श्वसन के लिए। वैसे इसमें अधिशोषित होती है सतह पर और फिर क्या चली जाती है? अंदर शरीर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद में अपने फोकस करेंगे किस पे? जो अपना प्रमुख टॉपिक आज का मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर अपने बात करेंगे अलग अलग, शुरू से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। तो श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है? अपने बाहर अपनी बॉडी को देखना शुरू कीजिए आप। बाहर अपने क्या होता है? सबसे पहले अपने नाक होता है, उसके बाहर की ओर 2 छिद्र होते हैं, क्या बोलते हैं? अपने नासा छिद्र। यहाँ से वायु क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। अब उसके बाद थोड़ा सा अपने अंदर जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नासा कक्ष बोलते हैं। नासा कक्ष से और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक कॉमन एरिया आता है, यानी कि संयुक्त कॉमन मार्ग आता है। कॉमन जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? गर्सनी। अब गर्सनी से यहाँ से कोई भी चीज़ गर्सनी में आ गई ना, उसके बाद आगे जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं।
एक तो वो भोजन नली में जा सकता है, दूसरा श्वास नली में जा सकता है। भोजन नली में जाएगा, भोजन जाएगा, श्वास नली में क्या करते हैं अपने श्वसन लेके जाते हैं। अब इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे एक संरचना होती है, कंठ बोलते हैं जिसको, कंठ यानी कि ध्वनि पट्टिका। ये क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो स्थित किसके ऊपर होता है, श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। कंठ किसके होता है, श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। ध्वनि पट्टिका नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है अपना, ध्वनि पट्टिका यानी कि ध्वनि बनाने वाली, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, अपने जो बोलते हैं ना उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब ये ध्वनि पट्टिका नहीं, बहुत सारी उपास्थियों का बना होता है। इसमें से एक उपास्थि होती है जिसको बोलते हैं क्या, कंठ छद। इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, कंठ छद, एपिग्लोटिस। अब ये कंठ छद है ना, ये क्या करता है कि जब अपने भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नली को ढक लेता है। देखो यहाँ से ये वाली अपनी क्या होगी, श्वास नली, और ये होगी अपनी भोजन नली। आगे की तरफ होती है श्वास नली और पीछे की तरफ क्या होती है, भोजन नली। तो ये क्या करेगा, कंठ छद इस श्वसन नली को क्या कर लेगा, ढक लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, भोजन अपनी श्वास नली में न जाए। अब श्वास नली में अगर भोजन चला गया तो क्या हो जाएगा, अपना सांस की प्रक्रिया रुक जाएगी और आदमी का दम घुटने लग जाएगा। ठीक है, तो गर्सनी तक बात हो गई। अब गर्सनी से यहाँ आ गया भोजन श्वास किस में आ गया, श्वास नली में आ गया। अब ये वाले श्वास नली क्या होती है, पांचवी वक्षीय कशेरुका। वक्षीय कशेरुका क्या होती है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना उसकी एक हड्डी होती है। कौन सी, पांचवी वक्षीय कशेरुका के लेवल पर आकर के ये दो भागों में बंट जाती है, लेफ्ट और राइट में बंट गई। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक श्वसनी, यानी कि प्राथमिक श्वसनी दो प्राथमिक श्वसनी में बंट गई। फिर ये वाली प्राथमिक श्वसनी है, ये आगे जाकर के और भी छोटे छोटे नलिकाओं में बंट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक श्वसनी। फिर इसी प्रकार द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के किसमें बदल जाती है, तृतीयक श्वसनी में। फिर तृतीयक श्वसनी और छोटे छोटे नलिकाओं में किसमें बदल जाती है, श्वसनिका में। फिर श्वसनिका आगे जाकर के अंतस्थ श्वसनिका में, और अंतस्थ श्वसनिका अपने अंतिम सिरे पर किसका निर्माण करती है, कुपिका, जो कि श्वसन की प्रमुख इकाई है, अंतिम इकाई, जहां पर प्रमुख कार्य होता है किसका, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 वापस कुपिका में आती है। अब दोस्तों अपने यहाँ तक बात करी ना, तो कहाँ से लेकर के, श्वास नली से लेकर के कहाँ तक, श्वसनिका तक, पूरी की पूरी पाइप, जो श्वास नली वाली पूरी की पूरी पाइप है, इसमें क्या होता है, अपूर्ण उपास्थि वलय होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सी आकार की उपास्थि वलय। अब इनका काम क्या है, क्या जरूरत पड़ गई अपने को इनकी, अब देखना, जरूरत देखना कितनी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि अपनी जो श्वास नली है, अगर मान लो कि उपास्थि वलय नहीं है यहाँ पर सी आकार की, ठीक है, अब सी आकार की अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो श्वास नली है अपनी पिचक जाएगी, यानी कि संपीड़ित हो जाएगी। अब संपीड़ित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, श्वास लेना बंद हो जाएगा आदमी का। अब आपके दोस्तों का एक सवाल आएगा कि ये अपूर्ण क्यों होती है, पूर्ण भी तो हो सकती है ना। अब दोस्तों इसका भी एक रीज़न है अपूर्ण क्यों होती है। अब देखना दोस्तों, इसके पीछे की तरफ क्या होती है, इसकी भोजन नली होती है। अब अगर ये भोजन नली यहाँ से होगी तो ये क्या होगी, आगे पीछे की तरफ होती है ना, तो ये केवल इधर ही होती है, इधर से, तो ये भोजन नली वाले को रोकने के लिए होती है मेनली, ऐसे होती है ऐसे। ठीक है, अब इसके पीछे से भोजन नली आएगी तो इसको क्या है, इधर भोजन नली की वजह से पिचकने से रोकेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपने यहाँ तक बात करी है तो इसमें अपने पूरे के पूरे सिस्टम देख लिया अपने, यहाँ तक शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया। तो अब इसको पूरे को अपने दो भागों में बांटते हैं, शुरू से नासा छिद्र से लेकर के अंतस्थ श्वसनिका तक, यानी कि यहाँ तक मान लो आप, यहाँ तक अपने क्या करेंगे, इसको बोलेंगे अपने चालन भाग। और इसके आगे वाला जो भाग है कुपिका, वो किस में आएगा, श्वसन या फिर विनिमय भाग में। अब चालन भाग के क्या क्या काम है, चालन भाग के 4 काम है। पहला काम क्या है, जो वायु बाहर से ली उसको कहाँ तक, नासा छिद्र से कुपिका तक संचरित करना, यानी कि ट्रांसफर करना। दूसरा काम क्या है, जैसे कोई बाहर से अपने वायु ले रहे हैं, उसमें अशुद्धियाँ आएंगी, अलग अलग छोटे छोटे कण आ गए, जैसे मिट्टी के आ गए, धूल के कण आ गए, तो उनसे मुक्त करने का काम करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, ये बाहर की जो वायु आ रही है, जो सूखी वायु आ रही है, उसको क्या करेगा, नमी प्रदान करेगा काम, यानी कि आर्द्र बनाने का काम करेगा। तीसरी चीज़, जो बाहर का जो वायु आ रही है उसका क्या होगा, तापमान अलग होगा शरीर से, तो उसको शरीर के नॉर्मल तापमान पर लाने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो ये चारों काम किसके हो गए, चालन भाग के। फिर उसके बाद अपने बात करते हैं किसकी, श्वसन या विनिमय भाग की, जो प्रमुख इकाई है कुपिका की। यहाँ पर क्या होता है कि कुपिका के संपर्क में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं के संपर्क में होती हैं, किसके, कुपिका के संपर्क में। तो यहाँ पर क्या होता है, O2 रक्त में जाती है, CO2 रक्त से किस में आती है, कुपिका में आती है, इसको क्या बोलते हैं, विसरण। तो ये प्रमुख काम यहाँ पर होता है। अब ये जो अपनी पूरी वाली जो इकाई है, इतनी कहाँ से लेकर के, प्राथमिक श्वसनी से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर ये बंटती है ना दो भागों में, यहाँ से लेकर के लास्ट तक, ये वाली पूरी की पूरी संरचना इतनी, ये किस में कैद होती है, ये पूरी की पूरी क्या मिलकर क्या बनाती है, फेफड़ा बनाती है अपना एक। तो फेफड़े क्या कितने होते हैं अपने, 2 होते हैं, दायां और बायां। अब अपने जो फेफड़े होते हैं इसके चारों ओर कवरिंग होती है, किसको कवर करने के लिए क्या होती है, इसके चारों ओर ढका होता है किसी से, उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय आवरण।
क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय आवरण। अब फुफ्फुसीय आवरण क्या होते हैं, डबल कवरिंग होती है, यानी कि एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसको आंतरिक फुफ्फुसीय आवरण बोलते हैं, और बाहर वाली का बोलते हैं बाह्य फुफ्फुसीय आवरण। जो बाह्य फुफ्फुसीय आवरण होता है वो किसके संपर्क में होता है, अपने जो पसलियाँ होती है ना, ये वक्ष गुहा जो क्या बोलते हैं अपने, क्या वक्ष गुहा, इसके संपर्क में कौन होता है, बाह्य फुफ्फुसीय आवरण। और आंतरिक फुफ्फुसीय आवरण ये किसके संपर्क में होता है, ये अपने फेफड़ों के संपर्क में होता है। इन दोनों के बीच में पतला पतला एक द्रव भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय द्रव। अब ये फुफ्फुसीय द्रव क्यों भरा होता है और इसका जो कवरिंग है इसका काम क्या है। पहला काम तो दोस्तों इसका क्या है, ये क्या करता है, जैसे बाहर से अपने कोई प्रेशर लगाते हैं, अपने इधर से क्या लगाया, फेफड़ों पे कोई प्रेशर लगाया, अपने जोर से प्रेशर लगाया या फिर ऐसे अपने धक्का दिया किसी को, तो उससे क्या, जो प्रेशर गया ना उससे क्या होता है, फेफड़े अपने पिचक सकते हैं उस चीज़ को, जो प्रेशर लगाया ना बस उसको कंट्रोल करने का काम करता है पहला तो, ठीक है। दूसरा काम इसका, दूसरा काम क्या होता है, ये अपने जो फेफड़े हैं ना इनके बीच में घर्षण को कम करने का काम भी करता है। ये क्या करता है, घर्षण को कम करने का काम भी करता है। इसकी बात करेंगे अपने आगे डिस्कस की फेफड़े स्थित कहाँ पे होते हैं। फेफड़े स्थित होते हैं अपनी वक्ष गुहा में। अब बात ये आगे की वक्ष गुहा क्या चीज़ है, तो देखना बच्चों, वक्ष गुहा क्या होती है। वक्ष गुहा में पीछे की तरफ क्या होता है, कशेरुकदंड, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। आगे की तरफ क्या होती है, उरोस्थी। अगर उरोस्थी ना समझो तो आगे वाली जो हड्डी होती है ना बीच में, उसको बोलते हैं स्टर्नम। कुछ बच्चे स्टर्नम इंग्लिश के नाम से समझते हैं, उसको बोलते हैं उरोस्थी। और साइड में क्या हो गया, इसके पसलियाँ हो गई अपनी। तो इस प्रकार ये चारों ओर से ढकी हुई संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा होती है। और वक्ष गुहा के अंदर क्या स्थित होते हैं, अपने फेफड़े स्थित होते हैं दोनों। तो बेटा इसमें, और पिच नीचे की तरफ क्या हो गया, इसके डायफ्राम हो गया। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई होती है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, तो मैं लाइन बोलूँगा पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा वो क्या होती है। लाइन क्या है कि वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। अब इस लाइन को समझना बेटा थोड़ा सा। पहला क्या हुआ, वक्ष गुहा में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में। अब देखो बेटा ये वक्ष गुहा हो गई, तो अब ये वक्ष गुहा है, इसके अंदर क्या स्थित है, फेफड़े स्थित है। अब मानो मैं यहाँ से, ये अपनी वक्ष गुहा है, इसको मैं क्या करूँगा, संपीड़ित करने का काम करूँगा। अब संपीड़ित करने का काम करूँगा, जितना आयतन वक्ष गुहा का है उतना ही आयतन किसका है बेटा, फेफड़ों का आयतन है उतना। तो अगर मैं वक्ष गुहा को क्या करूँगा, संपीड़ित करूँगा, तो वही क्या हो जाएगा, फेफड़े भी क्या हो जाएंगे, संपीड़ित हो जाएंगे। अगर मैं वक्ष गुहा को बड़ी करूँगा तो फेफड़े भी क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि वक्ष गुहा के आयतन में अपने जितना परिवर्तन करेंगे ना, उतना ही परिवर्तन किस में होगा, फेफड़ों के आयतन में भी होगा। सिंपल इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब अपने आगे बात करते हैं किसकी, श्वसन के चरण की, कि श्वसन में कितने कितने चरण होते हैं, क्या क्या होता है। तो श्वसन में पहली बात आती है श्वासन की। श्वासन यानी कि फुफ्फुसीय संवातन। श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन में होता क्या है, जो वायुमंडल की वायु होती है वो फेफड़ों के अंदर खींची जाती है, और CO2 जो होती है उसको बाहर निकाला जाता है। सिर्फ इतना है श्वासन, जिसको अपने ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो क्या करें, अपने श्वासन में वायु को अंदर ले रहे हैं, यानी कि O2 को, और CO2 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, फेफड़ों के अंदर आ गई। अब फेफड़ों से किस में जाना है वायु को, रक्त में। रक्त में कहाँ से जाएगी, कुप्पिका से। अब ना बेटा विसरण, अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं विसरण की, तो विसरण दो जगह होगा। पहला विसरण कहाँ हो रहा है, कुप्पिका के स्तर पर। तो कुप्पिका से क्या होगा, वायु कहाँ जाएगी, रक्त में। और रक्त में क्या होगी, ऑक्सीजन तो कुप्पिका से रक्त में चली गई, और रक्त में जो CO2 है वो किस में आ गई, कुप्पिका में आ गई, जिसको अपने बाहर निकाल रहे हैं। फिर अब रक्त में आ गई। अब रक्त का काम क्या है, परिसंचरण का काम। तो इसी प्रकार ये गैसों का परिसंचरण करेगा, तो गैसों का परिवहन हो गया, कहाँ तक लेके जाएगा, कोशिकाओं तक। ठीक है, अब ये कोशिकाओं तक पहुंच गई, यानी कि उत्तकों तक पहुंच गई। अब वहां पर क्या होगा, वापस रुधिर तो लेके आया ना बेटा, रक्त लेकर के आए, तो रक्त क्या करेगा, कोशिकाओं को यानी कि उत्तकों को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रदान करेगा, और CO2 क्या उत्तकों से रक्त में आ जाएगी वापस, और ये फिर रक्त वापस क्या वहां पर लेके जाता है, किसके पास, कुप्पिका तक। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, जो अपने श्वसन बोलते हैं ना, यहाँ पर चैप्टर स्टडी करते हैं कि श्वसन क्या है, वो मेनली कोशिकीय श्वसन की बात होती है। अब ये जो कोशिकीय श्वसन है, इसकी चर्चा आपने कहाँ करेंगे, अध्याय 12 में करेंगे, जिसमें अलग से बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ तक बात हो गई अपनी। अब यहाँ तक बात होने के बाद में अपने बात आती है श्वासन की क्रिया विधि के अंदर मेनली दो चीजें आती हैं, एक तो अंतःश्वसन और एक निःश्वसन। अंतःश्वसन और निःश्वसन, अंतः मतलब अंदर लेना, वायु को अंदर लेना, और निःश्वसन का मतलब वायु को बाहर निकालना। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब अपने को ट्रांसफर होने के लिए एक डिफरेंस होना जरूरी है, अंतर होना जरूरी है। जैसे अपने हवा को भेज रहे हैं, तो उसके लिए अपने क्या दाब में अंतर होना चाहिए, किसके किसके बीच में, जिन दो चीज़ों के बीच में वायु ट्रांसफर हो रही है। वायु किन किन के बीच में ट्रांसफर हो रही है, वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में। अब वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में क्या होना चाहिए, वायु दाब प्रवणता होनी चाहिए। दाब प्रवणता का मतलब यानी कि दाब में अंतर, दाब किस किस के अंतर, वायुमंडल और फेफड़ों के। अब पहली बात करते हैं अपने अंतःश्वसन की। अब अंतःश्वसन का मतलब वायुमंडल से कहाँ आ रही है, वायु फेफड़ों में आ रही है। तो वायुमंडल का जो दाब है वो तो क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा, और फेफड़ों का दाब क्या होना चाहिए, कम।
यानी कि वायुमंडल का दाब अगर ज़्यादा होगा और फेफड़ों का दाब क्या होगा, कम। अब कोई भी चीज़ होगी वो ज़्यादा से कम की ओर जाएगी, तो वायुमंडल का दाब क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ से वायुमंडल से धक्का लगेगा वायु को, और फेफड़ों का दाब क्या है, कम, तो वो फेफड़ों के अंदर आ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, अंतःश्वसन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार अपने को वायु को क्या करना है, बाहर निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फेफड़ों का दाब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, और वायुमंडल का दाब तो वो ये कम हो जाएगा। मतलब फेफड़ों की तुलना में वायुमंडल का दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, तो फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। अब ये अपने बात कर रहे हैं कि दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब में जो चेंज हो रहा है, ये परिवर्तन करने की वजह क्या है भाई, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो इसके लिए बहुत सारी पेशियों का समूह काम करता है। प्रमुख पेशी होती है एक तो डायफ्राम, एक होती है अपनी बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ। ये बहुत सारी पेशियाँ होती हैं जो स्थित कहाँ पे होती हैं, जो अपनी पसलियाँ होती हैं ना, इनके बीच में स्थित होती हैं बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ और ये अंतः अंतराप्रसूक पेशियाँ। तो ये 3 पेशियों का समूह काम करता है, डायफ्राम, बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ और अंतः अंतराप्रसूक पेशियाँ। ठीक है दोस्तों, अब अपने अंतःश्वसन और निःश्वसन दोनों को साथ में अध्ययन करेंगे, एकदम साथ में कंपैरिजन करते हुए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि वायुमंडल का दाब तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और फेफड़ों का दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब दोस्तों आप फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ते हो क्या, कि प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के। अब अपने को फेफड़े का दाब क्या करना है बेटा, फेफड़े का दाब क्या करना है, अपने को कम करना है। फेफड़े का दाब क्या करना है, अपने को कम करना है, तो अपने क्या करते हैं, आयतन को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, अपने आयतन को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर वो एनसीईआरटी लाइन काम में आएगी अपने कि वक्ष गुहा में कोई भी परिवर्तन फेफड़े के आयतन में परिवर्तन में क्या हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। यानी कि अपने क्या करना पड़ेगा, वक्ष गुहा के आयतन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। अब वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने के लिए अपने 2 मांसपेशियों का ग्रुप काम करता है। कौन कौन सा, पहला डायफ्राम, दूसरा बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ। अब डायफ्राम में संकुचन होता है, किसमें, डायफ्राम में संकुचन। आयतन में परिवर्तन देखना, आप ध्यान से देखना। ये अपनी क्या है, मान लो क्या है, वक्ष गुहा है, ये क्या है अपनी वक्ष गुहा है, और इसके अंदर ये फेफड़ा स्थित है अपना एक। मैं एक फेफड़े के आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से। ये अपना मान लो क्या है, डायफ्राम है इसके नीचे। ठीक है, अब डायफ्राम में क्या होगा, संकुचन होगा। अब डायफ्राम में संकुचन हो रहा है, अगर अब संकुचन हो रहा है मतलब डायफ्राम नीचे संकुचित हो रहा है। अब डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, तो ये वाला डायमीटर है कौन सा, ये वाला जो व्यास है इसका, इधर वाला इतना इतना, ये वाला जो व्यास है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कैसा हो जाएगा, ये इधर बना करके दिखा रहा हूँ, ये नीचे तक फैल गया ऐसे, और ये हो गया। तो अगर पस कौन सा, अगर पस आयतन में क्या हो गई, वृद्धि, किसकी वजह से, डायफ्राम में संकुचन की वजह से। अब इसी प्रकार देखना दूसरा, ये अपना ऐसे हो गया। अब ये वाली यहाँ पर क्या अपनी बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ, कौन सी, बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ। अब बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ क्या होंगी, संकुचित होंगी। अब बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ संकुचित होंगी तो ये इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, तो फिर ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो गया, ये ऐसे वृद्धि होगी। तो कैसे, पृष्ठ अधर, अधर पृष्ठ, अधर पृष्ठ मतलब पीछे वाला, अधर मतलब आगे वाला, पृष्ठ अधर में आयतन में वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अपने यहाँ समझ में आ गया, आयतन में वृद्धि हो गई मतलब दाब कम हो गया। अब दाब कम हो गया तो वायु अंदर आ जाएगी, तो इस प्रकार क्या हो गया, अंतःश्वसन बिल्कुल संपन्न हो गया। अब अपने बात करते हैं निःश्वसन की। निःश्वसन बिल्कुल उल्टा है इसका, लेकिन थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखने वाली है। डायफ्राम यहाँ पर क्या हो रहा था, संकुचित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिथिल हो रहा है, संकुचित हो रहा था ना पहले नीचे की तरफ खींच रहा था, अब ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, शिथिल हो गए। तो इससे क्या होगा, ये वाला आयतन कम हो जाएगा इधर, यानी कि फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा, अगर पस आयतन कम हो गया ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या था, अब देखना, जो अपना अंतःश्वसन था उसमें क्या हो रही थी, केवल बाह्य अंतराप्रसूक पेशियाँ संकुचित हो रही थी। लेकिन यहाँ देखना, अंतराप्रसूक पेशियाँ दोनों की दोनों, बाह्य और अंतः दोनों की दोनों अंतराप्रसूक क्या होंगी, शिथिल होंगी दोनों में क्या होगा, शिथिलन होगा। ठीक है, तो शिथिलन होगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो अपना पृष्ठ अधर है ये वाला पृष्ठ अधर, ऐसे वाला आयतन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों आयतन कम हो गया, आयतन क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फेफड़ों का प्रेशर क्या हो गया, वायुमंडल की तुलना में ज़्यादा हो गया, वायुमंडल की तुलना में ज़्यादा हो गया तो वायु बाहर चल जाएगी। इस प्रकार क्या हो गया, निःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। निःश्वसन के बाद में अपने बात करेंगे श्वसन संबंधी आयतन की। अब श्वसन संबंधी आयतन क्या होता है, उसको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने एक इंस्ट्रूमेंट होता है अपने पास, स्पायरोमीटर। इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा और तब तक इस पहले वाली वीडियो को रिवाइज करके आइएगा।